नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कबड्डी अड्डा पर। मैं हूं आपके साथ हिमांशु और मेरे साथ मौजूद है आदिल। आज हम जिस टीम के ऊपर बात करने वाले हैं, इस टीम ने भी सीजन 5 में डेब्यू किया था और क्या शानदार डेब्यू रहा इस टीम का। सीजन 5 में फाइनल में पहुंचना, सीजन 6 में फाइनल में पहुंचना, लेकिन फाइनल पहुंच के जीत ना पाना। और वो फैंस को कहीं ना कहीं अभी भी वो कहीं ना कहीं चुभती है वो हार, जो फाइनल की दोनों हार है। और अभी भी ये लुकआउट कर रहे हैं कि काश इस सीजन, क्योंकि हर सीजन ये अच्छा खेले हैं, नो डाउट अच्छा खेले हैं, बट क्या कोई एक्स फैक्टर निकल के इस टीम को फाइनल तक पहुंचा के ट्रॉफी जितवा सकता है। ज़रूर इस बार एक खिलाड़ी उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसों में खरीदा भी है, गुमान सिंह को खरीदा है। 1.97 करोड़ रुपए, लगभग अपने पर्स का आधा अमाउंट उन्होंने गुमान सिंह को दिया है। तो डेफिनेटली वो एक एक्स फैक्टर नज़र आएंगे वहाँ गुजरात जायंट्स के सेटअप में, और हो सकता है कि उनकी परफॉर्मेंस की बदौलत वो इस बार फिर से, पिछले सीजन भी उन्होंने प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई किया था, लेकिन इस बार ऐसा हो सकता है अगर गुमान सिंह लगातार अच्छा परफॉर्मेंस दे और टीम उनका साथ अच्छी तरीके से दे, तो उधर गुजरात जायंट्स हमें फाइनल में जाते हुए तो फिर से नजर आ सकती है। अगर हम बात करें तो गुजरात जायंट्स के जो कोच है रामहर सिंह, काफी एक हाईली रेटेड कोच माने जाते हैं। काफी इन्होंने अचीवमेंट्स अपने नाम पे की भी हैं। और उसी में पर अगर हम देखें तो इस बार काफी बड़ा पर्स अमाउंट था इस टीम के पास। 4 करोड़ से ऊपर जाके इन्होंने बैठे थे ऑक्शन में कि तुम प्लेयर का नाम लो, हम प्लेयर अपने मर्जी से पिक करेंगे। इस पोजीशन में थे। उसके बाद इन्होंने शार्दुल को छोड़ा, जिसके बाद स्टेटमेंट आई इनके कोच की तरफ से कि हमने शार्दुल को जाने दिया। ये स्टेटमेंट थी जिसके ऊपर भी मैं आदिल से बात करूंगा। उसके बाद प्रदीप के लिए भी पूछा गया था कि ऐसी उम्मीदें लगाई जा रही थी कि शायद अपने पुराने जो उनके साथ प्लेयर थे उनको वापस अपनी टीम में खिलाएंगे, पर कह रहे थे कि प्रदीप अगर सस्ते होते तो मेरे होते। ऐसी कुछ बातें हैं सामने आई है। तो क्या ये दोनों पिक में से या कोई और बड़ी पिक कर सकती थी गुजरात जायंट्स इतना बड़ा पर्स अमाउंट लेकर? तो बिल्कुल, जब वो इतना बड़ा पर्स अमाउंट लेके बैठे थे और हम जब ऑक्शन का लाइव भी कर रहे थे, तो जब शार्दुल की बारी आई तो शार्दुल में वो लोग 2 करोड़ तक गए शार्दुल के पीछे, लेकिन उसके बाद उनके पास बहुत ज़्यादा अमाउंट बच रहा था। वो शार्दुल को चाहे तो खरीद सकते थे आराम से, क्योंकि हरियाणा स्टीलर्स के पास उतना पर्स अमाउंट नहीं था। वो 2.42 करोड़ लेके ही बैठे थे अपने ऑक्शन में, और वहाँ पे अगर 1-2 लाख और ज़्यादा चला जाता या 4-5 लाख भी अगर ज़्यादा चला जाता, तो हरियाणा स्टीलर्स बिल्कुल नहीं खरीद पाते मोहम्मद रजा शार्दुल को। और वहाँ पे एक बहुत ही अच्छा एडिशन ऐड करने का मौका था वहाँ गुजरात जायंट्स के पास, लेकिन वो इसमें नाकाम हो जाते हैं। मुझे नहीं पता कि उन लोग की क्या स्ट्रेटेजी थी कि शार्दुल को 2 करोड़ तक में ही खरीदना है, और बाकी जो उन्होंने जितने भी प्लेयर्स को टारगेट किया होगा, जैसे गुमान सिंह को उन्होंने अपने टारगेट रेडार में रखा था कि गुमान सिंह के पीछे हमें जाना है, और वो गए भी, आखिरी तक गुमान सिंह के पीछे गए। नो डाउट उनके टारगेट प्लेयर थे, लेकिन उनके टारगेट लिस्ट में शार्दुल कैसे नहीं थे मुझे ये समझ में नहीं आया। तो ज़रूर इसमें एक ऑक्शन में कमी नज़र आई, और पवन सहरावत भी उसी खिलाड़ी में से हैं जो लगातार अच्छी रेड कर सकते हैं, उसमें बदल सकते हैं। और प्रदीप नरवाल की आपने बात करी, प्रदीप नरवाल भी ऐसे खिलाड़ी हैं जो उनके साथ पटना पायरेट्स में साथ में थे और वहाँ पे मैच भी जीते थे, सीजन भी जीते थे। तो उनकी जोड़ी फिर से एक बार देखने को मिल जाती, हो सकता था इस बार प्रदीप नरवाल कुछ अच्छा कर दे। उनका स्टेटमेंट था कि प्रदीप नरवाल थोड़े सस्ते होते तो उनके होते। प्रदीप नरवाल को बेंगलुरु बुल्स ने 70 लाख में खरीदा है, उससे ज़्यादा क्या सस्ता मिलते। 70 से वो ज़्यादा से ज़्यादा 72, 75 या 80 या अगर 90 तक में भी मिल जाते तो प्रदीप नरवाल 90 लाख में भी आपके लिए सस्ते प्लेयर होते, और वो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा प्रोवाइड करके दिखाते, आपको हम कुछ ना कुछ ज़रूर निकाल के देते अपने परफॉर्मेंस के बदौलत। कम से कम भी नहीं तो 8-10 मैच तो ज़रूर जिता के देते। बिल्कुल, प्रदीप नरवाल की ऐसी उम्मीद थी कि प्रदीप नरवाल शायद वापस अपने कोच के साथ रीयूनाइट होते हुए नजर आए। हालांकि हम बात करें गुजरात जायंट्स की, तो इनके प्लेयर्स के ऊपर नजर डालें, जैसा हमने कहा कि फजल अतराज चली गए थे, तो हमें उम्मीद थी कि शार्दुल इनकी टीम में आ जाएंगे उनकी जगह। बट अगर अब जो प्लेयर्स इनके खरीदे गए तो उनमें आपको क्या लग रहा है कि ये टीम इस बार ऐसे ही स्टार्टिंग 7 बना सकती है? ऐसे प्लेयर्स पिक हुए हैं जो कि ये अच्छा सीजन प्रोवाइड कर सकते हैं? डिसेंट परफॉर्मेंस ज़रूर उम्मीद है इनसे, क्योंकि रेडिंग के पास, रेडिंग जो है तीनों रेडर बहुत कमाल के हैं। तीनों फ्रंटलाइन रेडर है, ऐसा नहीं है कि कोई थर्ड रेडर की भूमिका निभाएगा। तीनों फ्रंटलाइन रेडर है, चाहे वो गुमान सिंह हो, चाहे वो राकेश हो, चाहे प्रतीक दहिया हो। तीनों फ्रंटलाइन रेडर है और बहुत बेहतरीन रेडिंग के लिए जाने जाते हैं। तो रेडिंग डिपार्टमेंट बहुत स्ट्रांग है, लेकिन डिफेंस में कई जगह कमजोरियां नज़र आ रही हैं। तो सिर्फ डिसेंट परफॉर्मेंस की उम्मीद है, और अगर डिफेंस में काफ़ी अच्छा कर जाते हैं तब जाके वो प्लेऑफ में क्वालिफाई करते हुए नजर आएंगे गुजरात जायंट्स।
बिल्कुल, अगर हम गुजरात जायंट्स के न्यू परचेजेस के ऊपर बिल्कुल। बात करें तो गुमान सिंह सबसे महंगे पिक थे 1.97 जो कि 1.97 करोड़ में थे। उसके बाद सोमवीर डिफेंडर 20 लाख में पिक हुए थे। फिर मोहम्मद इस्माइल जो थे वो 13.60 लाख में पिक हुए। फिर वाहिद रेजा जो थे वो 17.10 लाख में पिक हुए। नीरज कुमार जो कि पटना पायरेट्स से इस टीम में इस बार आए हैं वो डिफेंडर राइट कवर के 35 लाख में पिक किया गया है। फिर मोनू जो कि 14 लाख में। फिर राज डी सोलंकी जो कि ऑलराउंडर है 9 लाख में पिक किए गए हैं। उसके बाद हम देखें तो हिमांशु राइट रेडर जो है वो 9 लाख में पिक हुए हैं। हिमांशु सिंह जो रेडर है वो 13 लाख में पिक हुए हैं। उसके बाद हम देखें तो हर्ष महेश लाड जो हैं जो डिफेंडर लेफ्ट कॉर्नर के हैं वो 13 लाख में पिक किए गए हैं। फिर मोहित डिफेंडर राइट कवर 13 लाख। मनोज डिफेंडर राइट कॉर्नर 13 लाख। नितेश डिफेंडर लेफ्ट कॉर्नर 13 लाख। उसके साथ रोहन सिंह ऑलराउंडर 13 लाख। ये टीम जो ये प्लेयर्स हैं ये पिक किए गए हैं गुजरात जायंट्स की तरफ से। तो ये सारे प्लेयर्स अगर हम देखें और पुराने प्लेयर जो भी रिटेन थे तो इसके साथ हम देखें तो स्टार्टिंग 7 क्या हो सकती है गुजरात जायंट्स की। जैसा मैंने पहले कहा कि पहले जो 3 रेडर हैं, मुख्य रेडर वही तीनों रहने वाले हैं, गुमान सिंह, राकेश और प्रतीक दहिया, ये 3 रेडर रहने वाले हैं। और कॉर्नर्स की बात करें तो सोमवीर जो हैं वो राइट कॉर्नर रहेंगे और लेफ्ट कॉर्नर रहेंगे हर्षलाद, जो हर्षलाद पिछले सीजन तक बंगाल वॉरियर्स का हिस्सा थे, वो इस बार गुजरात में आए हैं और उनको लेफ्ट कॉर्नर पोजीशन संभालने का मौका मिल सकता है। कवर की हम बात करें तो जो पटना से आए हैं नीरज नरवाल, वो टीम के कप्तान भी हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है गुजरात जायंट्स उनको टीम का कप्तान बनाए, वो राइट कॉर्नर संभालेंगे और राइट कवर संभालेंगे, माफ कीजिएगा, राइट कवर संभालेंगे नीरज। और लेफ्ट कवर पे ऑलराउंडर मोहम्मद नबी बख्श नजर आ सकते हैं। नबी बख्श एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो वन ऑफ द बेस्ट रेडर्स में से आते हैं पीकेएल की हिस्ट्री में। दीपक निवास हुड्डा भी उनमें से एक हैं जो बहुत अच्छे ऑलराउंडर है। उन्हीं में से एक मोहम्मद नबी बख्श है जो बहुत अच्छे ऑलराउंडर है, जो डिफेंस भी बहुत अच्छे से जानते हैं और रेडिंग भी बहुत कमाल का कर लेते हैं, तो वो वहाँ पे लेफ्ट कवर में नजर आ सकते हैं। बिल्कुल, ये तो आपने स्टार्टिंग 7 बताई। अगर मैं इनकी परफॉर्मेंस देखूं पिछले साल की और अपने दर्शकों से शेयर करूं तो सेंटर में जो राकेश जिनकी आपने बात की 21 मैचेस में 108 रेट पॉइंट्स थे। राइट एंड में प्रतीक दहिया जिनके 20 मैचेस में 130 रेट पॉइंट थे। लेफ्ट एंड में गुमान सिंह जो इस बार नजर आने वाले हैं, उनके 18 मैचेस में 163 रेट पॉइंट थे। राइट कवर में नीरज जिनके 14 मैचेस में 31 टैकल पॉइंट थी। हालांकि लेफ्ट कवर में मेरे उम्मीद से या बाकी जो और भी एक्सपर्ट बता रहे हैं कि बालाजी खेलते हुए नजर आ सकते हैं जिनके 19 मैचेस में 16 टैकल पॉइंट थे। या वाहिद रेजा मीर भी एक ऑप्शन है जो भी आपको वहां खेलते हुए नजर आएंगे, ईरानी डिफेंडर। बिल्कुल। बाकी अगर हम राइट कॉर्नर की बात करें तो सोमवीर के 22 मैचेस में 52 टैकल पॉइंट थे। वहीं लेफ्ट कॉर्नर में हर्ष लाड जो हैं उनके 11 मैचेस में 19 टैकल पॉइंट थे। तो ये पूरा सिनेरियो था जो ये प्लेयर्स आपके स्टार्टिंग 7 में नजर आ सकते हैं। आपने जैसा कप्तान का कहा कि कप्तान आपके नीरज नरवाल होते हुए नजर आ सकते हैं, पर ये टीम फिनिश कहाँ करते हुए नजर आएंगे आपको? जैसा मैंने शुरू में ही कहा कि अगर इनका डिफेंस अच्छा खेलेगा तभी हमें प्लेऑफ में जाते हुए नजर आएंगे, वरना ये टीम आपको 8वें 9वें 10वें या सबसे नीचे भी नजर आ सकती है, क्योंकि डिफेंस में काफ़ी कमजोरियां नजर आ रही हैं इस टीम के। कवर में नीरज ज़रूर हैं, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है कि नीरज बहुत अच्छे फॉर्म में है। पिछले सीज़न भी अच्छा फॉर्म नहीं रहा था नीरज का, और इस सीज़न भी अगर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा तो ज़रूर बिल्कुल नीचे नज़र आएगी ये टीम फिर से। तो नीचे नजर आएगी, आपने ऐसा कहा है। गुजरात जायंट्स के जो फैन है उनको ये बात पसंद आएगी नहीं, बट घबराइए मत। सीजन 5 में 6 में जब इस टीम ने एंट्री ली थी तो उस टाइम पे इन्होंने तोड़ फोड़ मचा दी थी और एंड में ये एक नंबर से कह सकते हैं चूक गए, क्योंकि अब फाइनल जाके हार गए। पर इस सीजन ऐसी उम्मीद आप कर सकते हैं कि शायद राम मेहर सिंह ने कुछ ऐसा ही रणनीति सोची है, तभी उन्होंने गुमान सिंह के ऊपर ज्यादा पैसे खर्च किए हैं, बाकी किसी प्लेयर पे ज्यादा पैसे खर्च नहीं किए। और हो सकता है कुछ वो ऐसी तिगड़ी बनाए कि शायद एक ऐसी स्टार्टिंग 7 बनाए जो इस साल पीकेएल 11 में टॉप 6 में रह के फाइनल डिफेंस को मजबूत जरूर कर सकते हैं। राम मेहर सिंह हमेशा से उनकी स्ट्रेंथ रही है कि वो डिफेंस को मजबूत करने के लिए जाने जाते हैं, तो इस बार भी हो सकता है कि वो डिफेंस को मजबूत कर दें अपनी कुछ स्ट्रेटेजी लगा के। तो उनकी डिफेंस अगर मजबूत हो जाती है तो ये टीम जरूर प्लेऑफ में जाते हुए नजर आ जाएगी। बिल्कुल, जैसा बताया कि प्लेऑफ में जाते हुए नजर आ जाएगी। हालांकि एक मेरा सवाल था कि जैसे प्रतीक दहिया वो उनसे इस बार कैसे उम्मीद लगा सकते हैं गुजरात जायंट्स के फैन, क्योंकि वो पिछले सीजन में भी खेले थे, अच्छी परफॉर्मेंस रही थी, मतलब कह सकते हैं कि और बेहतर वो कर सकते हैं परफॉर्मेंस। तो एक जो पुराने प्लेयर है प्रतीक, इतना वो खेलते हुए नजर आए, तो उनसे कैसे उम्मीद इस बार की जा सकती है? प्रतीक जैसे पिछले सीजन में एक मैच था जिसमें उन्होंने 20 से ज्यादा रेट पॉइंट्स हासिल किए थे, तो उसी तरह की परफॉर्मेंस उनसे उम्मीद रहती है कि वो हर मैच में एटलीस्ट
सुपर 10 तो लगाएं, क्योंकि वो उस पोटेंशियल के खिलाड़ी हैं प्रतीक, कि वो लगातार हर मैच में सुपर 10 लगा सकते हैं। और राकेश की हम बात करें तो उनको प्यार से हाईली स्किल्ड भी कहा जाता है। राकेश को हम हाईली स्किल्ड राकेश बोलते हैं कबड्डी की दुनिया में, और ऐसे ही नहीं कहा जाता है उनको हाईली स्किल्ड, क्योंकि उन्होंने लगातार अच्छा परफॉर्मेंस दिया है गुजरात के लिए। जब भी उनको मौका मिला है खेलने का, आप देखिए हर तरफ से उन्होंने पॉइंट हासिल किए हैं, हर सिचुएशन में पॉइंट हासिल किए हैं। डू और डाई रेट पॉइंट्स भी काफ़ी ज़्यादा लगाए हैं गुजरात के लिए उन्होंने। तो राकेश जो पहले से वहाँ मौजूद हैं और प्रतीक जो पहले से मौजूद हैं, दोनों से उम्मीद ये रहेगी कि वो गुमान को अच्छी तरह से सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा रेट पॉइंट्स लाने की कोशिश करें। बिल्कुल, मेरा जो ये दर्शक देख रहे हैं वीडियो, उनसे भी मेरा ये सवाल रहेगा कि आप गुजरात जायंट्स को इस साल कहाँ फिनिश होता हुआ देख रहे हैं, और आपकी इस गुजरात जायंट्स का कप्तान कौन हो सकता है, और कौन सा ये जो प्लेयर है जो इन स्टार्टिंग 7 में से या जो पूरी स्क्वाड है उसमें से कौन सा प्लेयर एक्स फैक्टर भी बन सकता है। बिल्कुल कमेंट करके हमें बताइएगा। ऐसी और वीडियोस के साथ हम जल्द आपके साथ वापस हाजिर होंगे। अभी के लिए इतना ही। बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को ऐसे ही प्यार दिखाते रहिए।